गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको जानकारी देते हैं हम, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि उससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। और इसी के लिए हैं कार्यक्रम में 3 सेगमेंट। खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देंगे आलू की खेती के बारे में, हमारा पशुधन में बात होगी मछली पालन की, और आखिर में बात करेंगे एक सफल और कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं आलू की खेती से संबंधित। जो किसान आलू की खेती करते हैं या जो किसान आलू की खेती करना चाह रहे हैं, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा और कैसे आलू की खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं, अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आलू सब्जियों का राजा माना जाता है, इसीलिए विश्व में आलू को चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में स्वीकार किया गया है। मक्का, धान और गेहूं के बाद आलू का ही सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। हमारे देश में आलू का महत्व बढ़ती आबादी को पोषक आहार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से काफी अहम है। हमारे देश में सबसे ज्यादा आलू उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में भी आलू की पैदावार ली जाती है। कुछ इलाकों में ऐसा माना जाता है कि धान की फसल लेने के बाद उसी खेत में आलू की अच्छी फसल नहीं ली जा सकती। लेकिन मेरठ के किसान विनोद सैनी ने कुछ बातों का ध्यान रखा। धान के खेत में आलू की खेती कर भरपूर पैदावार लेते आ रहे हैं। फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान विनोद खेत में बुआई से लेकर किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आलू से पहले इसमें हम धान की फसल ली थी। इसमें धान की वैरायटी थी पूसा बासमती 1509। पूसा बासमती 1509 कटने के बाद इसमें ये आलू की फसल है। और ये एक बीच में हम लोगों ने धान की फसल ले ली, जिससे हमें अतिरिक्त लाभ मिला। कहते हैं कि धान की फसल के बाद आलू की फसल अच्छी नहीं होती, लेकिन आप देख रहे हैं आलू की फसल जो है अगर किसी से अच्छी नहीं है तो किसी से बुरी भी नहीं है। हम लोगों ने क्या किया कि जब धान की कटाई हो गई तो खेत की तैयारी करी। खेत की तैयारी में क्या होता है कि जो धान का खेत होता है उसमें जब पडलिंग करते हैं तो पडलिंग करने के बाद उसमें एक परत ऐसी बन जाती है जिससे पानी नीचे का स्राव जो है नीचे की ओर कम हो जाता है। तो उस स्राव को बढ़ाने के लिए, उस परत को तोड़ने के लिए हमने 2 जुताई हैरो की करने के बाद 1 जुताई चीजलर की करी, जिससे क्या हुआ कि वो परत जो है ख़त्म हो गई। और ख़त्म होने के बाद जो पानी हम सिंचाई के लिए देते हैं वो खेत में भरा नहीं रहेगा, वो तुरंत जो है नीचे धरती में चला जाएगा, जिससे आलू की फसल को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर हम लोगों ने धान के खेत में आलू की फसल ली है तो उसमें जल भराव की स्थिति आ जाती है, तो चीजलर चलाने से वो स्थिति हमारी नहीं होती। अब इसमें हमने खेत की तैयारी के बाद जो खाद की मात्रा यूज करी, उसमें हमने 1 एकड़ में 100 किलो DAP, 100 किलो पोटास और 100 किलो यूरिया, 5 किलो जिंक, 5 किलो सल्फर 1 एकड़ में हमने ये यूज किया। उसके बाद जो था पहली सिंचाई करीब 20-25 दिन के बाद में पहली सिंचाई करी, उसके बाद फिर दूसरी सिंचाई करी। दूसरी सिंचाई के पहले जो था हम लोगों ने इसमें यूरिया डाला, एक बुआई पे डाला 5 किलो और 15 किलो जो था हमने दूसरी सिंचाई पे डाला। धीरे धीरे आलू की ग्रोथ होती रही।
किसान विनोद बताते हैं कि आलू की फसल को अगेती झुलसा रोग से बचाने के लिए जैविक रूप से तैयार घोल का इस्तेमाल किया। इससे फसल झुलसा रोग से सुरक्षित रही। इस तरह से विनोद को अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की संभावना है, जिसके तहत 1 बीघा में 60 कट्टे या 1 एकड़ में 300 बैग या प्रति एकड़ 150 क्विंटल। उसके बाद टाइम आता है थोड़ा अगेती झुलसा का। अगेती झुलसा के लिए हम लोगों ने इसमें कोई रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि रासायनिक से हम थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने मट्ठे का स्प्रे किया। मट्ठे में क्या किया कि हमने मट्ठा लिया और मट्ठे में एक तांबे की कोई भी तार हो, कोई भी लुटिया हो, कोई भी तांबे की चीज़ हो, मट्ठे में डाल दी। मट्ठे में डाल दी, उससे क्या होगा कि तांबा भी जो है, जो कॉपर होता है, वो भी फफूंदीनाशक है। तो और मट्ठा भी अपने आप में फफूंदीनाशक है। तांबे को हम कीटनाशक के यूज में भी यूज करते हैं। तो दोनों चीज़ जो है मट्ठे में डाल दी और 15 दिन तक की उसको सड़ने दिया। सुबह शाम हम लोग उसको घुमाते रहे। 15 दिन के बाद जो होता, एक जो 15 लीटर का टैंक जो होता है, टंकी जो होती है स्प्रे की, उसमें 2 लीटर हमने डाला मट्ठा का जो सोल्यूशन तैयार हुआ और उसका छिड़काव जो होता हमने अपनी फसल पे किया आलू की। उससे क्या हुआ, देखने में ये आया कि हमारा जो अगेती झुलसा वो नहीं आई। उसके बाद टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डालने के बाद समय आ गया जनवरी का। तो 10 जनवरी को हमने एक बार फिर वही फफूंदीनाशक का स्प्रे इसमें किया, मट्ठे वाला फफूंदीनाशक, और जो पछेती झुलसा आती है वो भी खेत में हमारे नहीं आई। किसान विनोद बताते हैं कि फसल को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए तैयार फसल के पौधों के पत्तों को काट कर अलग कर दिया जाता है और फसल को कुछ समय के लिए जमीन में ही रहने दिया जाता है। इससे आलू के ऊपर का छिलका अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके बाद खोदी गई उपज को कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया जाता है और बाजार मूल्य अच्छा मिलने पर उपज को बेचकर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। इसके अलावा वो आलू का बीज भी तैयार करते हैं। इस तरह किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर आलू की भरपूर पैदावार तो ले ही सकते हैं, साथ ही उपज को लंबे समय तक भंडारित भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे सफलतापूर्वक आप आलू की खेती कर सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में मछली पालन की। हम सभी जानते हैं ना सिर्फ कृषि बल्कि इससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं और उन्हीं में मछली पालन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं मुनाफे की, जिनके जरिए ना सिर्फ आपकी जो आमदनी है दोगुनी बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है। किस तरीके से मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
पोषण खाद्य व्यवस्था में मछलियों का अपना योगदान है। इसीलिए मछली पालन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में। इससे किसान या मछली पालक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस व्यवसाय में जोखिम को कम करने और समस्या को दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अब मछली पालन करने के लिए बड़े तालाबों की जरूरत नहीं। छोटे पैमाने पर मछली पालन करके भी बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी, कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन किया जा सकता है। इस नई तकनीक को बायोफ्लॉक कहते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक मछली पालन का एक आधुनिक वैज्ञानिक तरीका है। इसमें सीमित स्थान में आसानी से मछली पालन किया जा सकता है। इस तकनीक में टैंक सिस्टम में बैक्टीरिया द्वारा मछलियों के अपशिष्ट और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन सेल में बदलकर मछलियों के भोज्य पदार्थ में बदला जाता है। इसमें 25 से 50% प्रोटीन व 5 से 15% वसा होती है। इस तकनीक में पानी की बचत के साथ साथ फीड की मात्रा में भी कम खर्च होता है। इसीलिए इससे कम खर्च में आत्मनिर्भर बना जा सकता है। इस तकनीक के लिए सामान्य सीमेंट या तारपोलिन टैंक की जरूरत होती है। इसके साथ ही एयरेशन सिस्टम, विद्युत उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मत्स्य बीज का होना पहली प्राथमिकता है। इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया पलता है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, जिसको 24 घंटे हवा की जरूरत होती है, तभी वो जीवित रह सकता है। मछली पालकों को तालाब की निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि मछलियों को सांप और बगुला खा जाते हैं। जबकि बायोफ्लॉक वाले जार के ऊपर शेड लगाया जाता है। इससे मछलियां मरती भी नहीं है और किसान को नुकसान भी नहीं होता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में हर समय 1-2 इंच के बोरिंग से पानी दिया जाता है, जबकि बायोफ्लॉक विधि में 4 महीने में केवल एक ही बार पानी भरा जाता है। गंदगी जमा होने पर केवल 10% पानी निकालकर इसे साफ रखा जा सकता है। टैंक से निकले हुए पानी को खेतों में छोड़ा जा सकता है। इससे पानी व्यर्थ नहीं जाता। बायोफ्लॉक में पाली जाने वाली मछलियाँ पंगेसियस, तिलापिया, देसी मांगूर, सिंघी, कोई कार्प, पावदा और कॉमन कार्प। इस तकनीक से 10,000 लीटर क्षमता के टैंक से लगभग 6 माह में 3.4 क्विंटल मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा महंगी मछलियों का उत्पादन कर अतिरिक्त लाभ कमाया जा सकता है। बायोफ्लॉक तकनीक के फायदे: कम लागत और सीमित जगह में अधिक उत्पादन, अनुपयोगी जगह का बेहतर इस्तेमाल, पानी की कम मात्रा में मछली पालन, कम से कम श्रमिक लागत में ज्यादा लाभ। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सके। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मछली पालकों की क्षमता का विकास कर बेहतर आयाम जोड़े जाएंगे। तो देखा आपने कितना लाभ आप ले सकते हैं मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर, और इसी के लिए खासतौर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी संचालन किया जा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए, ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को PPR का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांध कर निकालें। तो जाना आपने पशुपालक कैलेंडर में कैसे आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं।
फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। किसान बहनों भाइयों, आज कामयाबी की दास्तां में आपको हम बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सुनील फौजी के बारे में। जी हाँ, जो एक ऐसे किसान हैं, ना सिर्फ जैविक खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया बल्कि जो दूसरे किसान हैं उनको प्रेरित भी किया और साथ ही साथ जैविक उत्पाद भी इन्होंने तैयार किए जिसके ज़रिए किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफ़र, आइए देखते हैं। स्वस्थ शरीर के पीछे शुद्ध आहार की अहम भूमिका होती है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। मौजूदा समय में बाजार में मिलने वाले ज्यादातर खाद्य पदार्थ में या तो मिलावट होती है या फिर वो रासायनिक उर्वरक से तैयार किए जाते हैं जो शरीर ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है जैविक खेती। इस खेती में तैयार होने वाले उत्पाद हमारे स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि प्रकृति के अनुकूल भी हैं। इसी अवधारणा को समझते हुए ज्यादातर किसान रासायनिक खेती को छोड़ जैविक खेती को अपना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक किसान जैविक रूप से फसलें तो उगा ही रहे हैं बल्कि इनसे जैविक उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। देश की सुरक्षा में 16 साल देने के बाद उत्तर प्रदेश के गांव भमौरी के किसान सुनील जी अब जैविक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही वो जैविक रूप से कई तरह के उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं जिनकी मांग दिल्ली ही नहीं आसपास के कई बड़े शहरों में भी है। सुनील जी के यहाँ देसी मक्का, प्राकृतिक सिरका, कई तरह का गुड़, जैविक शक्कर, देसी उड़द व मूंग दाल और जैविक मसाले मिल जाएंगे। सुनील जी गुड़ के कई फ्लेवर भी बनाते हैं जिनमें मेवे, इलायची, अजवाइन मिलाकर तैयार किया जाता है जो सेहत के हिसाब से बहुत गुणकारी हैं। सुनील जी ने कैसे शुरू किया ये सफर, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैंने 16 साल बड़े ही गौरवपूर्ण तरीके से देश की सेवा की, देश की मिलिट्री में, सेना में, और उसके बाद काफ़ी जो हमने चिंतन किया, जो देखा, विश्वव्यापक ग्लोबल इशूज़ के ऊपर हमने काम किया, पोल्यूशन के ऊपर, डिसीज़ के ऊपर, और हमारी जो धरती माता की जो क्षमताएं कम होती जा रही हैं, अनेकों प्रजातियां बहुत ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं, वाटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इस तरह से हमने जो ये देखा है मिलिट्री में रहते हुए, उसको हमने यहाँ पे प्रयास किया अपनी खेती में आकर के कि किस तरह से खेती के माध्यम से इन इशू पर काम किया जा सके। मैं 16 साल वहाँ पे गौरवमयी सेवा देने के बाद में अपने यहाँ गांव आया और गांव में मैंने देखा कि खेती जो है काफ़ी बिगड़ रही है और इस खेती के उत्पादन से हमारी अनेकों बीमारियां फैल रही हैं। पशुओं में
जीव जंतुओं में, आदियों में। तो उस सब के कंट्रोल के ऊपर जो हमारा चिंतन रहा, वो मैंने पाया कि जैविक खेती इन सब का सॉल्यूशन है। जैविक खेती केवल एक खेती नहीं है, एक जीवन शैली है। और वर्तमान में जो रासायनिक खेती हो रही है, उससे ना बीमारियों के अलावा, पोल्यूशन के अलावा किसान की आमदनी भी बिल्कुल ना के बराबर है। इस आमदनी को दुगना करने के लिए किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ऋणों में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, उससे मुक्त कराने के लिए जो हमारा विशेष चिंतन रहा, उसको हमने जैविक खेती के माध्यम से, और इसके उत्पाद जो कि विश्व व्यापक बाज़ार में काफ़ी मांग है जिनकी, और हमारा दिल्ली और उसके आसपास का जो एनसीआर क्षेत्र है उसमें विशेष मांग है, उनके हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसा कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूँ और ये गन्ने की बेल्ट है, तो मैंने गन्ने को ही व्यवसाय के रूप में यहाँ पर विशेषकर चुना है। गन्ने से हम अनेकों प्रकार का अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में, अलग अलग सुगंध में वैल्यू एडिशन करके गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरके का निर्माण कर रहे हैं। और ताज़ा गन्ने का रस भी हम यहाँ से जो है ऑर्डर पर सप्लाई करते हैं, और उसके लिए हमने कई अपने रस कोल्हू जगह जगह पर स्थापित किए हैं। इससे हमारी आमदनी तो 2 गुनी नहीं बल्कि 10 गुनी तक बढ़ी है। सुनील जी इस समय करीब 40 बीघा जमीन पर जैविक खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती एक शैली है जिससे आय में इजाफा तो होता ही है, साथ ही लोगों को सेहतमंद आहार भी मिलता है। सुनील जी ने अपने फार्म हाउस में कुछ महिलाओं को रोजगार भी दिया है। वो मानते हैं इससे महिलाएं सशक्त तो होंगी ही, साथ ही उनकी आय में इजाफा हो सकेगा। उस पैसे का जो बढ़ी आमदनी है, उस पैसे का हमने प्रयोग किया है गांव की बेरोजगार जनता को और विशेषकर महिलाओं को रोजगार देने में। हमारे इस फार्मों में तकरीबन 6-7 महिलाएं जो बेरोजगार थी और जिनको और दूसरे फील्ड में कहीं जगह नहीं है, उनको कोई काम करा नहीं सकता है, उनको छोटे छोटे हमने कामों में यहाँ पे लगाया। हमने दाल बनाने के लिए बड़ी मशीन के स्थान पर छोटी हाथ से चलाने वाली चक्की यहाँ पे लगाई हैं। गाय के गोबर से बनाने के लिए हमने समिधाएँ बनाई हैं, यहाँ पे उपले बनाए हैं, और जैविक खाद बनाया है जिसे घनजीवामृत कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 10-12 लोग यहाँ पे हमेशा, विशेषकर महिलाएं काम करती हैं, उनको रोज़गार देने में उस पैसे का सदुपयोग यहाँ पे हो पाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो कार्य हमने किए हैं उससे हमारी आमदनी तो बढ़ी ही है, और साथ में उन बेरोजगारों को जिनको 10-10 रुपये भी तकरीबन नहीं मिल पाते थे, उनको अब कम से कम जो है 250, 300, 400 तक उनकी क्षमता के अनुसार पैसा यहाँ से प्रतिदिन मिलता है। सुनील जी का ये कदम अब भी देश सेवा से निहित है। जहाँ एक और वो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, वहीं मानव सेवा में भी अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। तो देखा आपने कैसे ना सिर्फ आप जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं, बल्कि इसके जरिए कई सारे उत्पाद तैयार करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। कृषि संबंधित और नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।